गाय स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है, काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते स्टोरी। अरमान की मंगेतर। रात हो चुकी थी। हवेली में पूरी तरह से सन्नाटा पड़ चुका था क्योंकि रंजीत के साथ जो कुछ भी हुआ था उसने हर किसी के मुंह से खाने का निवाला और पानी की बूंद तक छीन ली थी। किसी को अब तक खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि रंजीत ने माया के साथ ऐसा सलूक किया और अब वो खुद एक कोठरी में बंद है। इस हवेली का राजा उसकी ही कोठरी में बंद हो चुका था। ये ख्याल आते ही हर किसी का दिल दहक चुका था कि तभी अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। दादी ठाकुर। ये आवाज सुनते ही रुक्मणी, जो अपने कमरे में मौजूद थी, उनकी आंखें हैरानी से फैल गई और उन्होंने खड़े होकर कहा, इतनी तेज कौन पुकार रहा है? ये सोचते ही रुक्मणी कुछ ही समय में नीचे आई तो वहां पहले से ही शंकर खड़ा था और तभी शंकर ने कहा, दादी ठाकुर, बड़े मालिक, वो। ऐसा लग रहा था कि शंकर से बोल भी नहीं जा रहा है कि तभी रुक्मणी ने गुस्से में कहा, क्या हुआ है रंजीत को? ये सुन इससे पहले कि शंकर कोई जवाब देता कि तभी रुक्मणी के कानों में किसी की आवाज आई, कुछ हुआ तो नहीं है फिलहाल, लेकिन बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। और वो भी मुझे नहीं बल्कि आपकी लाडले बेटे अभय को। इस आवाज को सुन रुक्मणी के चेहरे के भाव बदल गए और वो हैरतअंगेज लहजे के साथ पलटी तो उन्होंने अपने सामने खड़े शख्स को देखा जो कि कोई और नहीं बल्कि रंजीत थे। और कुछ ही देर में हवेली के बाकी सभी सदस्यों का वहां पर आना हुआ। एक एक कर हर कोई वहां इकट्ठा हो चुका था। महिमा रंजीत को उस कोठरी से बाहर देख बिलक उठी और तेजी से भागते हुए उनके करीब गई। आप बाहर। महिमा की आंखों में आंसू आ गए। इधर नैना भी अपने पिता की इस दुर्दशा को देख बेहद टूट चुकी थी। वो भी व्याकुलता के साथ रंजीत की ओर भागी और उसने कहा, डैड, ये क्या हालत हो गई है आपकी? ऋषभ रंजीत के पास जाना चाहता था लेकिन वो जानता था कि उन्होंने जो किया है वो बेहद गलत है और जब तक सारी बातें साबित नहीं हो जाती वो अपनी तरफ से कोई फिक्र जाहिर नहीं करना चाहता था। वो अपने हाथ की मुठ्ठियां भींचकर खड़ा रहा। तो वहीं रुक्मणी के चेहरे के भाव बेहद सख्त थे। पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अपने बेटे की इस तकलीफ को देख बिल्कुल भी तड़प महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन उनके नियम कानून उन्हें रोक रहे थे। वो जानती थी कि जो कायदे बाकी सब के लिए हैं वही कायदे उनके घर वालों के लिए भी है। गलत हमेशा गलत ही रहेगा, फिर चाहे वो पराया कर या अपना। और इसी एक सोच ने रुक्मणी को वहां रोके रखा। पर रंजीत की नजरें केवल और केवल रुक्मणी पर थी और तभी उन्होंने कहा, आज आपको अपने ही लिए फैसले पर बहुत पछतावा होने वाला है दादी ठाकुर। रंजीत के ये शब्द सुन रुक्मणी हैरत के साथ उन्हें देखने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब? ये कहते ही रंजीत मुस्कुरा उठे। और फिर उन्होंने आगे कहा, मतलब मैं आपको जरूर बताऊंगा, पर इस बार कहकर नहीं बल्कि कुछ दिखाकर। क्योंकि इस हवेली में ना पहले कभी मेरी बातों को मोल दिया गया है और न ही आज दिया जाएगा। इसलिए मैं कुछ कहूंगा नहीं बल्कि साबित करूंगा, वो भी दिखाकर। ये कहते ही रंजीत की आवाज बेहद क्रोध में धधकने लगी। रुक्मणी ने अपने हाथों की मुठ्ठियां कस ली और कहा, जो कुछ कहना है स्पष्ट कहो रंजीत। बातों की पहेलियां बुझाने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे कुछ हासिल करना भी नहीं है दादी ठाकुर, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं चाहे इस परिवार के लिए कुछ भी क्यों न कर डालूं पर मुझे कभी वो सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार बात मेरी इज्जत पर आई है। मेरे छोटे ही भाई ने मुझ पर हाथ उठाया है। इस पूरे परिवार के सामने मुझे बेइज्जत किया गया है, इसलिए मैं शांत तो बिल्कुल नहीं बैठूंगा। और ये हकीकत आज ही आप सबकी आंखों के सामने साबित हो जाएगी कि कौन फरेबी था और कौन सच्चा। ये कहते ही रंजीत अचानक से चीख उठे, अभय ठाकुर, कहाँ हो तुम? रंजीत की आवाज इतनी ऊंची और तेज थी कि वो आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी और कुछ ही पलों में उस हवेली को चीरते हुए किसी के आने की आहट सबको सुनाई दी। रंजीत ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने सीढ़ियों से उतरता हुआ अभय आ रहा था, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं थे और वो शून्य लहजे के साथ रंजीत को एकटक देखे जा रहा था। रंजीत पहले तो केवल अभय पर अपनी नजरें गड़ाए रहे, पर जैसे ही उन्होंने अभय के पीछे आ रही परछाई को देखा तो उनके चेहरे के भाव आग में तब्दील हो गए। ऐसा लगा मानो इस आग से वो दुनिया तक जला के राख कर डालेंगे। क्योंकि अभय के पीछे इस वक्त कोई और नहीं बल्कि माया थी, जो कि रंजीत की नजरों में पूरी तरह से बहरूपिया थी। माया को देखते ही रंजीत के होठों पर एक जहरीली मुस्कान ने पहरा जमा दिया। इधर अभय और माया का नीचे आना हुआ। अभय ठीक रंजीत के सामने आकर खड़ा हो गया और उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या साबित करना चाहते हैं आप? यही कि इस परिवार के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। रंजीत ने छूटते ही कहा और अपने शब्द खत्म करते करते उन्होंने अचानक से वहां रखी मेज जमीन पर गिरा दी। उसके टूटने की इतनी भयंकर आवाज आई कि वो आवाज पूरी हवेली में शोर कर गई। तो वही उस इमेज पर सजावट के तौर पर एक जलती हुई कैंडल रखी थी और उस कैंडल ने जैसे ही उस मेज की लकड़ी को छुआ, वो पल भर में आग में तब्दील हो गई और इस नज़ारे को देख हर किसी का दिल धक्कर रह गया।
आग! नैना डरते हुए चीख पड़ी। कुछ पल के लिए तो मानो हर कोई हैरान रह चुका था। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये अचानक से हुआ तो हुआ क्या। कि तभी शंकर होश में आया और उसने कहा, हम इसको बुझवाते हैं। ये कहकर शंकर जैसे ही हड़बड़ी में वहां से जाने को हुआ कि तभी रंजीत उसे देख चिल्ला पड़े, नहीं शंकर। उनके शब्द सुन शंकर के कदम रुक गए। इधर रंजीत ने एकटक अभय की आंखों में देख कहा, आज ये आग नहीं बुझेगी जब तक झूठ का मुखौटा नहीं उठ जाता। रंजीत ने अपने शब्द पूरे किए कि इस दफा रुक्मणी पूरे तैश के साथ चिल्ला उठी, झूठ झूठ झूठ। किस झूठ की बात कर रहे हो तुम रंजीत? और क्यों है तुम्हारे मन में माया के लिए इतनी नफरत? माया के लिए नहीं दादी ठाकुर। खुद रंजीत की आवाज भी आज थमने का नाम नहीं ले रही थी, वो भी रुक्मणी के आगे। रंजीत ने रुक्मणी को देख कहा, ये नफरत माया के लिए नहीं बल्कि उसे लड़की के लिए है जो यहाँ पर माया के भेष में रह रही है। ये कहते ही रंजीत ने बिना वक्त गवाए अपने कदम सीधे माया के करीब बढ़ाए। वहीं माया कुछ पल के लिए कांप उठी उन्हें अपने करीब आते देख। लेकिन तभी उसने अपने हाथ अपनी साड़ी में जकड़ लिए और एकटक रंजीत की आंखों में देखती रही बिना उनसे नजरें हटाए। बहुत गुरूर के साथ तुमने कहा था ना कि तुम्हारी सच्चाई कभी किसी को पता नहीं चलेगी, लेकिन आज ये सारा सच बाहर आ जाएगा। कहकर रंजीत ने तुरंत अभय को देखा और आगे कहा, कहाँ है तुम्हारे वो अचानक से आए दोस्त अभय? कहाँ है अरमान मलिक और उसके साथ आए वो लड़की? ये सुनते ही अभय के चेहरे के भाव जरा से बदल गए, लेकिन उसने अपने लहजे को सामने नहीं आने दिया और कहा, अब अरमान से आपको क्या काम है? क्या उसे भी किसी चीज के लिए झूठा साबित करना है? नहीं, मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो कुछ होगा सब आप लोगों के सामने होगा। पहले मुझे इस बात का जवाब दो कि आखिर अरमान है कहाँ? रंजीत ने कहा। कि तभी उन सभी के कानों में एक आवाज आई, यहाँ हूँ मैं। ये आवाज सुनते ही जब सबने अपनी नजरें उठाई तो देखा सामने दरवाजे की चौखट पर अरमान खड़ा था। अरमान को देख रंजीत के होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई और उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, क्या बात है, बहुत गहरा खेल खेला है आपने तो मिस्टर मलिक। दाद देनी पड़ेगी आपके दिमाग की। अरमान रंजीत के शब्दों को सुन खामोश रहा तो वही रंजीत ने आगे कहना जारी रखा, अब जरा उस लड़की के भी दर्शन करवा दीजिए जिसे आप अपनी मंगेतर कहकर यहाँ लाए हैं। ये सुनते ही अभय और माया के चेहरे की रंगत बदल गई और उन्हें अब जाकर इस बात का एहसास हुआ कि रंजीत ने क्या खेल खेला है और क्या दिमाग लगाया है। तो वही अचानक से अभय ने जब अरमान का चेहरा देखा तो उसे उन दोनों के बीच हुई वो बातें याद आ गई जब अभय ने अरमान से सवाल किया था कि वो अचानक से आयशा को यहाँ से क्यों भेजना चाहता है। और इसके बदले अरमान ने सिर्फ ये कहा था कि उसे उसके सवालों का जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। और अब अभय को अरमान के सवालों का जवाब मिल चुका था। वो जा चुकी है मिस्टर ठाकुर, और मैं आज निकलने वाला हूँ। अरमान ने जैसे ही ये शब्द कहे मानो रंजीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक उम्मीद, वो उम्मीद जिसने उन्हें यह एहसास दिलाया था कि अब वो माया को एक दफा फिर अपनी मुट्ठी में जकड़ लेंगे, वो उम्मीद भी उनके हाथों से फिसल चुकी थी और अब मानो रंजीत पागलों की तरह गुस्से में बौखला उठे, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कल तक जो लड़की यहाँ थी वो कैसे जा सकती है यहाँ से? वो भी अचानक से। रंजीत के इन शब्दों को सुन अरमान ने बड़े ही आराम से अपने कदम हवेली के अंदर बढ़ाए और अंदर आते हुए उसने कहा, गलती हो गई मिस्टर ठाकुर। आपने पहले बताया होता कि आप बाद में मेरी मंगेतर के बारे में कुछ पूछेंगी तो मैं पहले से ही उसे रोक कर रखता। ये सुन रंजीत गुस्से में पागल हो गए और वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे अरमान की ओर दौड़े और अचानक से उन्होंने एक झटके में अरमान की कॉलर अपने मुट्ठी में जकड़ दी और दांत पीसते हुए चिल्लाए, तेरी सब चाल समझता हूँ मैं। पहले तूने मुझे भड़काया और उसके बाद खुद उस लड़की को गायब कर दिया जो कि कोई और नहीं बल्कि माया थी। रंजीत के कहे आखिरी के कुछ चंद शब्द पूरी हवेली में शोर की तरह गूंज उठे। क्या माया? ऋषभ की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। हाँ, वो लड़की माया थी, कहकर रंजीत ने झटक कर अरमान का कॉलर छोड़ा और फिर माया की ओर देख बोले, इस लड़की की हम शक्ल। रंजीत को इस वक्त खुद किसी बात का होश नहीं रहा था कि वो आखिर गुस्से में क्या क्या बोले जा रहे हैं और क्या क्या किए जा रहे हैं। उन्हें जब से यह बात पता चली थी कि वो लड़की जिसे वो माया समझ रहे थे अब वो यहाँ से जा चुकी है, तब से उनका दिमाग झन्ना चुका था। और तभी छुट्टे ही वो माया के सामने जाकर खड़े हो गए और उसकी आंखों में आंखें डाल बोले, बहुत बड़े खेल का हिस्सा थी तू तो। हाँ, लेकिन अब मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है और अब मैं तेरी हकीकत सबके सामने लाकर ही रहूंगा। ये कहते ही रंजीत ने आव देखा न ताव और एक झटके में माया को पीछे की ओर धकेल दिया, जिससे माया के कदम बुरी तरह से लड़खड़ा गए और पीछे जल रही आग में वो जैसे ही गिरती की तभी उसे किसी ने अपनी बाहों में थाम लिया। ये दृश्य देख हर किसी की आंखें फटी रह गई थी और कुछ पल के लिए मानो उनका दिल धड़कना बंद कर गया जब उन्होंने माया के कदम उस आग की ओर लड़खड़ाते हुए देखे। तो इधर माया को अभय ने अपनी बाहों में संभाल लिया था और इस वक्त अभय के चेहरे पर काल मंडरा रहा था।
माया की आंखों से आंसू का कतरा बह गया तो वही अभय ने आहिस्ता से उसे खड़ा किया और इस्तीफा जो नजर उसने अपनी रंजीत पर डाली उन नजरों को देख एक पल के लिए रंजीत बुरी तरह से ठिठुर गए। पर उनका गुस्सा पल दर पल बढ़ता ही जा रहा था। और उसी पल अभय ने छूटते ही अपने कदम रंजीत की ओर बढ़ाए और एक झटके में उनकी गर्दन पर अपनी पकड़ बना ली और उन्हें बुरी तरह से बेदर्दी के साथ पीछे की ओर घसीटते हुए ले जाने लगा। ये देख महिमा का कलेजा मुंह को आ गया और उसने तुरंत अपने होठों पर हाथ रख दिया तो वहीं रुक्मणी की भी आंखें फटी रह गई थी। पर अभय के कदम तब तक ना रुके जब तक रंजीत की पीठ पीछे दीवार से ना टकरा गई। वह कुछ पलों के लिए अपनी जान के लिए तड़प उठे लेकिन ये तो बस शायद शुरुआत थी क्योंकि अगले ही पल अभय इतनी तेजी के साथ अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर उनकी तरफ वार करने को हुआ कि हर किसी की सांसें थम गईं उसे देख। एयर तभी एक धम्मम की आवाज उन सबके कानों में आई। ये पल बेहद खौफनाक मोड़ ले चुका था। रंजीत को महसूस हुआ कि उनकी जान जा चुकी है क्योंकि जो आवाज उनके कानों में पड़ी थी उसे आवाज ने ही उनकी आधी जान निकाल दी थी। नैना और महिमा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल के लिए एक सन्नाटा पसर गया और फिर रंजीत ने धीरे से अपनी आंखें खोली जब उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें अभी तक एक खरोच भी नहीं आए और जैसे ही अपनी आंखें खोली तो देखा कि अभय ने अपना वह हाथ उनके चेहरे पर नहीं बल्कि उनके चेहरे के ठीक किनारे दीवार पर दे मारा है और उसके उसे हाथ में इतनी ताकत और शक्ति थी कि वह मजबूत दीवार तक चिटक गई। उस दीवार से बह रहा खून इस बात की गवाही दे रहा था कि अभय का हाथ किस कदर जख्मी हुआ है लेकिन उसके चेहरे के भाव इस हद तक भयावह थे कि उनके आगे ये खून की बूंदें बेहद मामूली लग रही थी। दोनों भाई अपनी आंखों में अंगारे लिए एक दूसरे को देखे जा रहे थे कि तभी रंजीत ने अपने दांत पीसते हुए कहा, रुक क्यों गए अभय? मारते ना मुझे। ये कहते ही रंजीत ने एक झटके में अभय के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर धकेल और हर किसी की आंखों में देख चिल्ला पड़े, मैं अपनी नाक रगड़ दूंगा इस लड़की के आगे, अगर अभय अभी इसी वक्त इस लड़की की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र डाल के दिखा दे। कंटिन्यूड। क्या लगता है अब क्या बवाल होगा? इश्क का जादू सर चढ़कर बोले, हम हुए एक दिल। मैं अपनी नाक रगड़ दूंगा इस लड़की के आगे, अगर अभय अभी इसी वक्त इस लड़की की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र डाल के दिखा दे। रंजीत के कहे ये शब्द इस कदर शोर कर गए कि वहां मौजूद हर शख्स कुछ पल के लिए खामोश रह गया। तो वहीं रंजीत के होठों पर एक मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, बोलो अभय, कर पाओगे ऐसा? अभय रंजीत की आंखों में देखता ही रह चुका था। माया स्तब्ध खड़ी रंजीत के कहे उन शब्दों को सुनती रही। उसके कानों में अभी उनके कहे हो शब्द गूंज रहे थे, मैं अपनी नाक रगड़ दूंगा इस लड़की के आगे, अगर अभय अभी इसी वक्त इस लड़की की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र डाल के दिखा दे। ना जाने क्यों, पर माया के दिल की घबराहट बढ़ गई और अचानक से उसकी आंखों में आंसू की बूंदें आ गईं। अभय खामोश खड़ा रंजीत की आंखों में देखे जा रहा था, जिस पर रंजीत ने अपने कदम अभय के करीब बढ़ाए और कहा, खामोश क्यों हो अभय? बताओ, कर पाओगे ऐसा? भर पाओगे इस लड़की की मांग में सिंदूर और इसके गले में मंगलसूत्र? उस हवेली में पूरी तरह से सन्नाटा पसर चुका था। अभय एकटक रंजीत की आंखों में देखे जा रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी और माया के दिल की धड़कन तेज हो गई रंजीत के कहे इन शब्दों को सुन। वो इस वक्त केवल ये सोच सोचकर थरथरा रही थी कि अगर इस वक्त उसकी जगह आयशा होती तो क्या होता। शायद पूरे परिवार के सामने अभय और माया की सच्चाई सामने आ जाती और एक पल नहीं लगता कि माया और अभय करीब आने से पहले ही दूर हो जाते। तभी माया ने अपनी आंसुओं से भरी नजरें अरमान पर डाली जो इस वक्त अभय और रंजीत को देखे जा रहा था। माया की आंखों में इस वक्त कई तरह के जज्बात थे जिससे वो केवल अरमान का शुक्रिया अदा कर रही थी क्योंकि अगर उसने आयशा को सही वक्त पर यहाँ से ना भेजा होता तो आज न जाने क्या अनर्थ होता। जवाब दो अभय ठाकुर, या फिर तुम्हारी खामोशी का मैं यह मतलब समझो कि तुमने इतने वक्त से इस परिवार को धोखे में रखा। रंजीत के ये शब्द एक बार फिर पूरी हवेली में गूंज गए जिन्हें सुन माया को होश आया और वो उन्हें देखते ही रह गई। इधर महिमा ने कहा, हाँ अगर ये लड़की माया ही है तो साबित करके दिखाए देवर जी, क्योंकि सबूत तो आपके पास भी नहीं है इस बात का कि ये झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आपको भी सच्चाई साबित करनी ही होगी कि आपने सच कहा है हम सबसे, न कि झूठ। ये कहकर महिमा ने रुक्मणी पर नजर डाली और कहा, बोलिए दादी ठाकुर, क्या अब आप कुछ नहीं कहेंगी या फिर सारे नियम कानून सिर्फ और सिर्फ इस घर के बड़े बेटे के लिए हैं? ये सुन रुक्मणी कुछ लम्हों के लिए खामोश जरूर रही पर फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और अभय के करीब अपने कदम बढ़ाए और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। तुम्हें सच साबित करना होगा अभय, कहकर रुक्मणी में मंजरी के हाथा सिंदूर मंगवाया और उसे अभय के हाथों में थमा दिया। अगर ये लड़की वाकई तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसकी मांग में सिंदूर भरने से। तकलीफ तो जरूर होगी दादी ठाकुर, क्योंकि ये लड़की वो है ही नहीं जो अभय हम सबके सामने जाहिर कर रहा है। रंजीत एक दफा फिर चीखे और तभी वो तेजी से माया के सामने जाकर खड़े हो गए। बहुत हो गई तेरी नौटंकी, अब तेरा सारा सच सामने आ जाएगा क्योंकि अभय कभी तेरी मांग में सिंदूर नहीं भरेगा।
क्योंकि वो माया से प्यार करता है और उसके अलावा वो किसी और की मांग में सिंदूर सजाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये कहते ही रंजीत ने बेहद मजबूती और बेरहमी से माया की बाजू अपने हाथ में जकड़ ली और उसकी आंखों में आंखें डाल बेहद क्रोध भरी आवाज में चिल्लाए, बोल सबको कि तू कौन है। तो वही रंजीत के हाथ माया की उस बाजू पर इतनी मजबूती से जकड़ा था जिस वजह से माया की सिसकी निकल गई, लेकिन वो कुछ भी बोल ना सकी। बोल, कौन है तू? जवाब दे हमें। रंजीत पागलों की तरह चिल्लाए जा रहे थे कि तभी उन सभी के कानों में एक बेहद भयानक आवाज पड़ी, जो कि अभय की थी। हाथ छोड़ो उसका रंजीत ठाकुर। अभय के ये चंद शब्द बेहद खौफनाक लग रहे थे, जिन्हें सुन रंजीत कुछ पल के लिए थम से गए और अचानक से उनकी पकड़ माया के हाथ से अपने ही आप ढीली पड़ गई। कि तभी अभय ने अचानक से वहां रखा एक वास उठाया और बेहद गुस्से में उसे रंजीत के पैरों तले जमीन पर फेंक डाला, जिससे उस वास के टूटने की आवाज वहां बेहद तेजी के साथ गूंज गई। अभय छुटते ही रंजीत के करीब आ खड़ा हुआ और एक झटके में उसने रंजीत की कॉलर अपनी मुट्ठी में जकड़ ली और उनकी आंखों में आंखें डाल बोला, हाथ मत लगाना उसे, वरना अगली बार ये हाथ तोड़कर रख दूंगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं अपने ही भाई को इन हाथों से मार डालूं। अभय की कहे ये शब्द सुन महिमा और नैना की आंखें फटी रह गई। कि तभी रंजीत अभय की आंखों में आंखों देखा गुस्से के साथ बोले, तुम में हिम्मत नहीं है अभय कि तुम इस लड़की की मांग में सिंदूर भर सको, क्योंकि सच्चाई तुम भी बखूबी जानते हो कि ये माया है ही नहीं, इसलिए मुझे दोष देने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि अब तुम खुद सजा के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर रंजीत ने माया पर अपनी नजर डाली और कहा, और इस लड़की को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि बस। अभय बुरी तरह से चीख उठा और उसने तुरंत माया की ओर कदम बढ़ाए और अगले ही पल उसकी कलाई थाम कर सबकी आंखों में आंखें डाल बोला, सच और झूठ की पट्टी अभी सबकी आंखों से उतर जाएगी। अभय ने अपनी नजर माया पर डाली तो इधर माया की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसकी सांसें बेहिसाब गति के साथ तेज हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि वो अपने इन जज्बातों को आंसू के रूप में बाहर निकालना चाहती है। अभय की पकड़ माया की कलाई पर मजबूत हो गई और उसने कहा, ये माया है, मेरी माया। ये कहते ही अभय ने अपने उस जख्मी हो चुके हाथ में रखा सिंदूर अपनी उंगलियों में पूरी तरह से भर लिया, जो सिंदूर उसके हाथ से निकल रहे खून के साथ मिल चुका था, और एक झटके में अभय ने उस सिंदूर को माया की मांग में भर दिया। इस नजारे को देख रंजीत की आंखें फटी की फटी रह गई और वो अपनी जगह पर जड़ रह गई। पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी और अभी भी उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने जो देखा वो सच था। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, मैं जाऊं वारी वारी। वही माया ने जैसे ही अपनी मांग में अभय के नाम का सिंदूर महसूस किया तो उसकी आंखें एक पल में बंद हो गई, और उन आंखों से उसकी नजरों में भरा आंसू का कतरा गालों पर बहता चला गया और उसका दिल धड़कता चला गया। मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं, दिल हारी, हारी मैं, दिल हारी। ये वो पल था जिसका उसने कई अरसों से इंतजार किया था। एक एक पल, एक एक लम्हा उसकी जिंदगी में इस कदर गुजरा था जिसने उसे सिर्फ और सिर्फ तड़प दी थी, लेकिन तब भी उसके दिल में कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद थी कि किसी दिन वो अभय की अर्धांगिनी का रूप लेगी, लेकिन ये दिन ऐसे आएगा इसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। और उसी पल अभय ने अपनी धधकती नजरें रंजीत पर डाली तो इधर रंजीत कुछ बोलने के काबिल ही नहीं बचे थे। वो अपनी जगह पर जड़ रह चुके थे, और उन्हें देखते ही देखते अभय ने माया की कलाई को बेहद मजबूती के साथ थामा और वहां जल रही आग, जो शायद कुदरत का एक इशारा थी आज होने वाले हालातों के लिए, क्योंकि अब अभय माया को उस आग के करीब ले गया और सबकी आंखों में देख बोला, मैं इस अग्नि को साक्षी मान करके माया को आज से और अभी से अपनी पत्नी का दर्जा देता हूँ। ये कहते ही उसने एक नजर माया को देखा और फिर उसे अग्नि के इर्द गिर्द एक फेर पूरा कर लिया। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं। ओह जी, हाँ हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। हमारे रिश्ते में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, मैं हमेशा उसका साथ निभाऊंगा। ये कहते हुए अभय ने पहले फेरा पूरा किया। अपनी पत्नी को मैं अपनी जिंदगी की हर खुशी दूंगा। और इसी के साथ अभय ने दूसरा फेर किया और हर बीतते फेरे के साथ माया तड़पती जा रही थी। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। माया की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू तकलीफ के नहीं थे, बल्कि इन आंसुओं में बेहद जज्बात और मोहब्बत थी। अभय को आखिरकार पाने की मोहब्बत। राह में चाहे कितनी ही मुश्किल है क्यों ना आए, मैं हमेशा अपनी पत्नी के आगे उसकी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। तीसरे फेरे के साथ अभय ने ये शब्द पूरे किए। इश्क का जादू सर चढ़कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़कर बोले, खूब लगा लो पेहरे, रस्ते रब खोले। रंजीत के देखते ही देखते अभय ने 6 फेरे पूरे कर लिए थे,
और वो कुछ ना कर सके क्योंकि रंजीत के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे और उन्हें एक पल को ये यकीन ही ना हुआ कि अभय ने किसी बहरूपिया से शादी कर ली है। ऐसा कैसे मुमकिन है? तो वही आखिरकार वो पल आया कि अब 7वां फेरा पूरा होने को आया था। और 7वें फेरे के साथ में ये वचन देता हूँ मैं कि अपनी पत्नी के सम्मान के लिए मुझे जिसके खिलाफ भी जाना पड़े, मैं जाऊंगा और आखिरी सांस तक उसका साथ निभाऊंगा। इसी के साथ अभय ने उसे अग्नि का साक्षी मानकर अपने 7 फेरे पूरे किए। और यहाँ माया माया की आंखों से आंसू झरझर बह गए। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। तेरे बिन जीना कैसा, हाँ खुदगर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओह जी, हाँ जी, हो गई मैं। तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। अब वहां पर केवल खामोशी फैल चुकी थी। कोई शोर नहीं था, और न ही किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज। कुछ था, तो सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा और उस सन्नाटे के बीच जलती आग की लपटों का शोर। तो वही माया ने आखिरकार अपनी नजर अभय पर डाली और उसे देखती ही रह गई। पल भर में उसकी आंखों के सामने वो मंजर गुजर गया जो हर एक पल उसने अभय के साथ बिताए थे। दर्द, नफरत, तड़प, मोहब्बत, ये हर एहसास उसके जहन में ताजा हो गए। और आज माया अभय ठाकुर की पत्नी का रूप ले चुकी थी। बन चुकी थी वो ठाकुर साहब की ठाकुराइन। कंटिन्यूड। फाइनली दे आर मैरिड। दिल बधाया देकर जाना माया अभय को। 127 सुहागरात इंटीमेट रोमांटिक नाइट। रुक्मणी की आंखों में बेहिसाब आक्रोश था। उन्होंने अपनी नजर रंजीत पर डाली और कहा, अब कुछ कहना है तुम्हें? ये सुनते ही रंजीत कांप उठे और हैरानी से उन्होंने रुक्मणी को देखा। दादी ठाकुर, मां मैं। बस। रुक्मणी का प्रकोप बरस उठा। अगले ही पल उन्होंने शंकर और आदमियों से कहा, बंद कर दो इस आदमी को उस कोठरी में और अगली दफा ये उस कोठरी से बाहर नहीं आना चाहिए। ये सुनते ही रंजीत की आंखें फटी रह गई तो यहाँ नैना और महिमा के चेहरे का होश उड़ गया। महिमा तुरंत रुक्मणी के पास आए और बोली, माँ माफ कर दीजिए इन्हें। अपनी एक बहू का सुहाग बचाने के लिए आप अपनी दूसरी बहू का सुहाग तबाह नहीं कर सकती। ये सुन रुक्मणी ने गुस्से में कहा, पर मैंने अपने किसी भी बेटे को यह हक कभी नहीं दिया कि वो किसी की जिंदगी के साथ खेले। खुद ही सोचो महिमा, अगर उस रात माया को उस आग में कुछ भी हो जाता तो तुम तब भी यही कहती। बोलो। ये सुन महिमा चुप रह गई। हालांकि वो रंजीत को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी लेकिन उनके पास रुक्मणी की इस बात का जवाब नहीं था। इधर नैना न सिर्फ अपने पिता के लिए दुखी थी पर अरमान के बारे में जो सच्चाई उसे मालूम पड़ी थी उसने भी नैना को झकझोर दिया था। वो लड़की अरमान की मंगेतर थी, जिस बारे में नैना को दूर दूर तक अंदेशा नहीं था और आज उसकी आंखों के सामने ये सच्चाई ऐसे आई। उसने अपनी नजर वहां मौजूद अरमान पर डाली, जिस पर वो अपना दिल हार चुकी थी, लेकिन वो तो पहले ही किसी और का था। कि तभी नैना रुक्मणी के पास आकर अपनी आंसुओं से भरी नजरों के साथ बोली, लेकिन ये आप भी जानती हैं दादी ठाकुर की उस रात पापा को सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी हुई थी, जिस वजह से उन्होंने ये सब किया। अगर उन्हें पता होता कि ये लड़की माया ही है तो वो कभी इतनी बड़ी भूल न करते, और वो भूल किसी की जान भी ले सकती थी नैना। इस दफा ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि ऋषभ के थे। ऋषभ नैना और महिमा के पास आकर खड़ा हुआ और बोला, कई तरीके हो सकते थे इन्हें अपनी बात साबित करने के लेकिन इन्होंने गलत तरीका चुना। ये कहकर ऋषभ ने रंजीत को देखा और फिर उनके करीब जाकर बोला, आई एम सॉरी डैड, पर मैं चाहकर भी आपका स्टैंड नहीं ले सकता हूँ क्योंकि जो आपने किया है उसकी कोई माफी नहीं। ये कहते ही ऋषभ रंजीत से मुंह फेरकर तुरंत वहां से चला गया। और रंजीत ठगे से खड़े रह गए क्योंकि अब भला वो क्या ही जवाब देते। वो तो खुद सन रह चुके थे क्योंकि अभी अभी उनके हिसाब से अभय ने एक ऐसी लड़की के मांग में सिंदूर भरा था जो कि माया थी ही नहीं। पर सच्चाई से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था कि इस वक्त उनके सामने कोई और नहीं बल्कि माया खड़ी है। और एक पल में उनकी पूरी जिंदगी बिखर कर रह गई। अंडरस्को 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 बैंगलोर। आयशा इस वक्त अपने कमरे में आ चुकी थी। वो मलिक मेंशन में थी और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। लगातार करवटें लेती जा रही थी वो और उसका चेहरा उतरा हुआ था कि तभी अचानक से उसका फोन बज पड़ा और उस फोन की आवाज सुन आयशा में एकदम से मानो जान आ गई और उसका चेहरा खिल उठा ये सोचकर कि आखिरकार अरमान ने उसे फोन किया। लेकिन जैसे ही उसने कॉलर आईडी में अपनी दोस्त का नाम देखा वैसे ही उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया। आयशा ने वो फोन तक पिक नहीं किया और उसे तुरंत बेड पर फेंक कर वो अपना सर पकड़कर बैठ गई कि तभी उसकी आंखों से आंसू बह गया। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों हो रही है इतनी घबराहट? आयशा टूटी हुई आवाज में बोली। इन्होंने एक बार भी फोन नहीं किया। आखिर हो क्या जाता है इन्हें? पहले तो मुझे अकेले यहाँ भेज दिया, ऊपर से अब एक कॉल तक नहीं कर सकते। आयशा तरह तरह की उधेड़बुन में थी कि तभी किसी ने गेट नोक किया। ये सुन आयशा ने अपने आंसू पोंछे और जाकर दरवाजा खोला तो वहां शरद खड़े थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
शरद ने कहा। हाँ हाँ जी आइए ना। आयशा ने शरद को अंदर आने की जगह दी। कुछ समय बाद शरद और आयशा सोफे पर बैठे थे और तभी शरद ने आयशा से सवाल किया, बनारस में क्या हुआ था आयशा? शरद के अचानक से किए गए इस सवाल पर आयशा की सांसें थम गईं। हालांकि अरमान ने पहले ही उन्हें हैंडल कर लिया था और इसके बावजूद वो आयशा से ये सवाल क्यों कर रहे थे? अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। बनारस। रात का वक्त। रंजीत एक बार फिर उन काली दीवारों के बीच बंद हो चुके थे और दूसरी तरफ माया इस वक्त एक कमरे में बैठी थी। ये उसका कमरा था, उसका और अभय का कमरा। वो इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी आईने में खुद की सूरत देखे जा रही थी। मांग में भरा हुआ सिंदूर जिसके साथ साथ अभय के खून की बूंद तक उसमें मिली हुई थी, वो सिंदूर बहकर उसकी नाक तक गिर चुका था और माया के दिमाग में केवल वही मंजर गूंज रहा था जब अभय ने उसे सबके सामने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा। आज आखिरकार वो अभय की पत्नी बन चुकी थी, ऐसे हालातों में जो कि बेहद बदतर थे, लेकिन इनका परिणाम सिर्फ एक हुआ और वह वो अभय और माया का एक होना। हमेशा के लिए ये नहीं कहा जा सकता। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की उंगलियों की छून महसूस हुई, जिन्हें महसूस कर माया पलटी नहीं बल्कि उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वो जानती थी कि ये अभय है। माया इस वक्त कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रही थी। वही अभय कुछ पल तक खामोशी से उसका चेहरा देखता रहा और फिर धीरे से उसने माया को खड़ा किया और अपने सामने उसका चेहरा कर बेहद मोहब्बत से कुछ लम्हों तक वो उसकी बंद पलकों को देखता रहा। अभय ने माया की मांग में उस बिखरे हुए सिंदूर को देखा और फिर माया के चेहरे के एक एक अक्स को वो अपनी नजरों में बसाने लगा। आज माया उसकी हो चुकी थी, हर रूप में, पत्नी के रूप में। आज उसने माया को आखिर पा ही लिया था। आगे बढ़कर अभय ने माया के माथे पर अपने होंठ रख दिए और अब पूरी आशिकी के साथ उसके माथे को चूम लिया और इसी कदर उसके माथे को चूमने के बाद उसने माया की बंद पलकों को चूमते हुए कहा, सही मायने में आज हमारी सुहागरात होनी चाहिए है ना? अभय के इन शब्दों को सुन माया की आंखें फटी रह गई और उसने अचानक से अभय को देखा जो कि उसी के चेहरे को देख रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? नीचे इतना सब कुछ हो गया और आपको? हाँ, जानता हूँ नीचे क्या क्या हुआ है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो कुछ हुआ वो एक न एक दिन होना ही था और आगे तो इससे भी बदतर हालात होंगे जब सब कुछ मेरे काबू में आ जाएगा। कहकर अभय ने माया के दोनों गालों को बेहद मजबूती के साथ थाम लिया। लेकिन जब तक तुम और मैं अकेले इन चार दीवारों के बीच है तब तक हम बाहरी दुनिया से कोई भी ताल्लुक नहीं रखेंगे, क्योंकि इन चार दीवारों के भीतर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की बातें होगी, प्यार की बातें होंगी। और ये कहते ही अभय ने माया के पूरे जिस्म पर अपनी नजर डाल दी। तो वही उसकी नजरों की तपिश जब माया ने खुद पर महसूस की तो वो थरथरा उठी। कैसा महसूस हो रहा है ठकुराइन बनकर? अभय ने उसकी आंखों में बेहद गहराई के साथ देखते हुए सवाल किया। आप जानते हैं मैं कैसा महसूस कर रही हूँ? माया ने जवाब दिया। नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे सब कुछ आज तुम्हारे मुंह से सुनना है, तुम्हारे लफ्जों को सुनना है, अभय ने कहा। माया ने कुछ लम्हों तक अभय की आंखों में देखा और फिर धीरे से कहना शुरू किया, ये मेरे लिए वो पल है जिसका सिर्फ ख्वाब देखा था मैंने और इसके हकीकत में तब्दील होने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी। ये वो पल है जिसके लिए मैं दिन रात रोई हूँ, जिसके लिए मैं दिन रात तड़पी हूँ। ये वो पल है जिसका मैंने हर घड़ी इंतजार किया है। और ये वो पल है जिसे मैं चाहे कितने भी शब्दों में बांध लूं पर कभी मैं इस पल को बयां नहीं कर पाऊंगी। माया की आवाज बेहद भावुक हो गई थी। उसने सीधे अभय को अपने सीने से लगा लिया और वो खुद उसकी बाहों में सिमट गई। माया ने कसके अभय की पीठ पर अपने हाथ जका दिए। पलटकर अभय ने भी अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। मैं बहुत डर गई थी ठाकुर साहब, अगर आज आयशा यहाँ होती तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि अब मैं रंजीत ठाकुर को कभी नहीं जीतने दूंगा, उसकी हार तय है। ये कहते हुए अभय की आवाज में गुस्सा धधकने लगा। उसने धीरे से माया को खुद से दूर किया और फिर उसके चेहरे को अपने हाथ में थाम कर कहा, आज से तुम ना सिर्फ मेरी मोहब्बत हो बल्कि अब पत्नी हो। शादी चाहे जैसे हालात में हुई हो, और तुम्हारी मांग में भरा ये सिंदूर और अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए हमारे फेरे इस बात का सबूत है कि तुम अभय ठाकुर की हो चुकी हो और अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा, सिवाय मौत के। माया ने एक झटके में अभय के होठों पर अपना हाथ रख दिया। आप माया की आंखों में नाराजगी थी। उसने गुस्से में कहा, क्यों कहते हैं आप बार बार ये शब्द? हटिए, मैं नहीं करती आपसे बात। ठाकुर की ठकुराइन रूठ चुकी थी और माया नाराजगी के साथ जैसे ही अभय से दूर होने को हुई उसी पल अभय ने कस के उसकी कलाई थाम ली और खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। अभय के हाथ माया की कमर पर फंस गए तो वही माया के दोनों हाथ अभय के सीने पर जाकर ठहर गए। आज की शाम रूठने मनाने की नहीं है, बल्कि अभय ने जानबूझकर अपने शब्द अधूरे छोड़ दिए तो वही उसके इन शब्दों का अर्थ माया बखूबी समझ चुकी थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, माया ने मुंह फेरते हुए जवाब दिया। हम बातें करने के मूड में तो मैं भी नहीं हूँ।
अभय ने छूटते ही कहा और एक झटके में माया की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी कि तभी उसने माया का एक गाल अपने हाथ से थाम कर कहा, मुझ पर भरोसा है। अभय के इस सवाल को अचानक से सुन माया हैरानी से उसकी आंखों में देखने लगी। जवाब दो माया, सिर्फ आप पर ही तो भरोसा है ठाकुर साहब। माया ने बेहद मोहब्बत के साथ जवाब दिया। कि तभी अभय अचानक से पूछकर दूर हो गया और सीधा वहां रखे एक सोफे पर जाकर बैठ गया। माया उसकी इस हरकत को देखते ही रह गई और इस पर उसके कानों में अभय के कहे कुछ शब्द पड़े, उतार दो ये कपड़े। अभय के मुंह से इन शब्दों को समझ माया की आंखें फैल गई और मुंह खुला का खुला रह गया। उसने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि अभय अचानक से ऐसा कुछ कह जाएगा। इस वक्त अभय का चेहरा बेहद गंभीर लग रहा था। उसके चेहरे पर किसी भी तरह की मुस्कान नहीं थी, बल्कि वो शून्य लहजे से माया की ओर देख रहा था। और उसका ये चेहरा देख माया ने अपना थूक निगल लिया। क्या? माया से बोल भी नहीं जा रहा था। तुम सुन चुकी हो मोहतरमा, मैंने क्या कहा है? अभय ने फिर से उसी ठंडे लहजे में कहा। माया के हाथ कांपने लगे थे। उसमें कभी इतनी हिम्मत नहीं आ पाएगी कि वो अभय के सामने खुद के कपड़ों को निकाल पाए। उसने अपनी गर्दन झुका ली और धीरे से कहा, मां मुझसे ये नहीं हो पाएगा। आपका कर लीजिए, फिक्र मत करो, मैं हर रोज करूंगा ये सब। पर आज तुम्हारी बारी। अब वक्त जाया मत करो, क्योंकि मैं इस रात को बेकार नहीं जाने देना चाहता। अभय ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। माया की धड़कनें बेहद तेज हो गई थी। हालांकि अभय के सामने वो कई दफा बेलिबास आ चुकी थी, लेकिन वो पल अलग होते थे, वो जज्बात अलग होते थे। वो लम्हे ऐसे होते थे जब उसे सुध-बुध नहीं होती थी किसी चीज की। लेकिन अभी माया ने अपने कांपते हुए हाथ कंधे पर रखे, जहां से उसने धीरे से अपनी साड़ी का पल्लू खोल दिया और वो पल्लू सीधा जमीन पर जा गिरा। माया की नजरें पूरी तरह से जमीन में गड़ी हुई थी, जिन्हें देख अभय ने कहा, आइज ऑन मी मोहतरमा, मुझसे ये नजरें नहीं हटनी चाहिए। अभय मानो माया के लिए पल दर पल मुश्किल बनाता था जा रहा था। एक तो वैसे भी उससे ये सब नहीं हो पा रहा था, ऊपर से उसका अभय से अपनी नजरें मिलाना। उफ क्या सितम है, भला वो कैसे उसकी तपिश सहन कर पाएगी। उसने जैसे तैसे अभय से अपनी कांप रही नजरें मिलाई और उस साड़ी को खोलना जारी रखा कि कुछ ही पलों में वो साड़ी माया के जिस्म से अलग हो चुकी थी और अब वो केवल एक अंडरस्कर्ट और ब्लाउज में उसके आगे खड़ी थी। माया ने अपना हाथ पीछे पीठ पर रख दिया और बड़ी मशक्कत के बाद उसने अपनी ब्लाउज की डोरी खोली। डोरी खोलते ही वो ब्लाउज उसके कंधे से ढीला हो गया और नीचे गिरने लगा। उस एक लम्हे में माया की नजरें अनायास ही अभय से दूर हो गई और उसने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, मुझसे नहीं हो पा रहा ठाकुर साहब, प्लीज। आखिरकार माया ने कह ही दिया, क्योंकि वाकई उसके लिए ये सब पर हर बीतते पल के साथ मुश्किल होता जा रहा था। लुक एट मी। अभय के ये शब्द सुन माया ने धीरे से अपनी नजरें उठाई। कि तभी अभय ने अपनी उंगली से इशारा कर माया को अपने करीब आने को कहा। ये देख माया के कदम जरा ठिठक गए, पर वो धीरे कदमों के साथ अभय के करीब जाकर खड़ी हुई। माया की कमर अभय के दोनों पैरों के बीच आ चुकी थी। अभय ने उसे देख कहा, अब ये नजरें मुझसे नहीं हटनी चाहिए। ये कहते ही अभय ने अपने सामने मौजूद उसकी लचीली कमर को देखा और फिर उस पर अपने हाथ रख दिए और आगे बढ़कर उसे चूम लिया। माया सिहर उठी, उसके हाथ अभय के कंधे पर जाकर कस गए और तभी एक झटके में अभय ने उसकी सकट की डोरी खोल दी, जिससे वो सीधा सरक कर जमीन पर जा गिरी और माया का दिल धक्का रह गया। कंटिन्यूड। मोहब्बत से भरा मेकआउट सेशन एंड ए ट्विस्ट। अब ये नजरें मुझसे नहीं हटनी चाहिए। ये कहते ही अभय ने अपने सामने मौजूद उसकी लचीली कमर को देखा और फिर उस पर अपने हाथ रख दिए और आगे बढ़कर उसे चूम लिया। माया सिहर उठी, उसके हाथ अभय के कंधे पर जाकर कस गए और तभी एक झटके में अभय ने उसकी सकट की डोरी खोल दी, जिससे वो उसके बदन से सरककर सीधा जमीन पर जा गिरा और माया का दिल धक्का रह गया। अभय कुछ लम्हों तक माया की उस बेदाग कमर को निहारता रहा और फिर आगे झुककर उसने अपने होंठ माया के पेट पर टिका दिए और इतने में ही माया के जिस्म में झुरझुरी सी फैल गई। उसके हाथ मजबूती से अभय की कंधे पर जकड़ चुके थे। कि तभी एक झटके में अभय ने खड़े होकर माया को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे सीधा बिस्तर पर लिटाते हुए बिना एक लम्हा गवाए उसने माया के होंठों को बेताबी के साथ चूम लिया। माया सिहर उठी उसके लहजे को देख, मगर दूसरे ही पल उसके हाथ अभय के जिस्म पर जाकर फंस गए और वो इस एहसास में गुम हो गई। अभय इस कदर माया के जिस्म पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ रहा था, मानो कल ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। कुछ ही पलों में उन दोनों के जिस्म से कपड़े उतर चुके थे और वो अपनी आशिकी की बारिश में भीग उठे। कि तभी एक जगह आकर अभय ने माया को काट लिया, जिससे माया की तेज चीख निकल गई, आह। और उसको चिल्लाते देख अभय ने तुरंत उसके होंठों पर अपना हाथ रख कहा, खामोश रहो मोहतरमा। इतना चिल्लाओगी तो बेशक हवेली में हर किसी को इस बात की खबर लग जाएगी कि यहाँ हो क्या रहा है। ये सुनते ही माया का चेहरा लाल पड़ गया।
और अभय ने एक दफा फिर उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों को अपने दांतों तले दबा लिया तो वहीं माया इस बार चाहकर भी ना चीख सकी। उसने अपने निचले होंठ को दांत तले दबा लिया और अपने हाथ शीट पर बेदर्दी से जकड़ दिए। और अभय, वो उस पर बिना रुके बिना थके हावी होता चला गया। अभय, माया के पूरे जिस्म का सफर तय करने के बाद एक दफा फिर उसके चेहरे के करीब आया और उसने माया की बेहाल हो चुकी आंखों को देख कहा, आज से तुम मेरी हुई माया, हर तरह से। ये कहते ही अभय उसके जिस्म में समा गया और माया की ना चाहते हुए भी चीख निकलने लगी, पर अभय ने उसके होंठों अपने होंठों में फंसा लिया जिससे माया की चीख घुटकर रह गई। और यहाँ अभय ने बेहद ही दीवानगी के साथ कहा, आज से तुम माया, अभय ठाकुर। और इसी के साथ अभय माया के जिस्म को अपना बनाता चला गया और माया शरीर उसके आगे टूटता गया। अंडरस्को 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 दूसरी तरफ एक कमरे से लगातार किसी के चीखने और कराहने की आवाज निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी को बेहद बेरहमी से मारा जा रहा है और कुछ ही पलों में वो दर्द के मारे अपने प्राण त्याग देगा। बोल, कहाँ मिला था वो तुझे? ये कहते हुए एक आदमी ने एक शख्स ने उसे कुर्सी पर पड़े आदमी को बेहद बेरहमी से मारा, लेकिन वो अधमरा हो चुका था और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि कुछ ही पलों में वो मर जाएगा। उसकी इस हालत को देख उसे मार रहे शख्स ने कहा, सर, ये तो मुंह खोलने को राजी ही नहीं है। ये कहकर उस शख्स ने दूसरी ओर नजरें घुमाई तो वहां अरमान खड़ा था, जो उस आदमी को चुपचाप पिटते हुए देख रहा था, या ये कहना ज्यादा बेहतर रहेगा कि उसी के ऑर्डर पर उस आदमी को पीटा जा रहा था। अरमान ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी पैंट की जेब में हाथ डालते हुए वो उस आदमी के करीब आकर खड़ा हुआ। उसने कुछ पलों तक उस आदमी के खून से सने हुए चेहरे को देख कहा, गन। ये सुनते ही अरमान के आदमी की आंखें हैरानी के मारे फैल गई। सर, अगर ये मर गया तो? गन। अरमान ने बीच में ही उसकी बात काट दी। तो अब वो शख्स कोई बहस ना कर पाया और उसने चुपचाप अरमान के हाथों में एक गन पकड़ा दी। पहला और आखिरी सवाल, कहाँ मिला था वो? ये कहते हुए अरमान ने अपनी बंदूक की ट्रिगर दबाई, लेकिन उस कुर्सी पर बंधे आदमी ने फिर से कोई जवाब ना दिया। एक झटके में उस कमरे में गोलियों की आवाज गूंज उठी और वो आदमी दर्द के मारे कराह उठा। उसकी चीख इतनी दर्दनाक और तड़प भरी थी कि मानो वो नरक में कोई सजा भुगत रहा हो। लेकिन वो अभी मरा नहीं था और यही सबसे बड़ी तड़प की बात थी। अगर मर जाता तो शायद उसे इस दर्द से छुटकारा मिल जाता, लेकिन नहीं। अरमान ने उसे मारा नहीं बल्कि उसके शरीर के ऐसे ऐसे हिस्सों पर गोलियां भून दी जिससे वो सांस भी नहीं ले पा रहा था और मर भी नहीं पा रहा था। तो वही अरमान ने कहा, मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन इस बात की गारंटी देता हूं कि जिंदगी इतनी बदतर बना दूंगा कि तू मौत के लिए तड़पेगा। ये कहते ही जैसे ही अरमान एक और गोली चलाने को हुआ, इस पर वो आदमी तड़पते हुए बोल उठा, बताता हूँ। ये सुनते ही अरमान के होठों के किनारे मुड़ गए। अंडरस्को 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 दूसरी तरफ अभय और माया का मोहब्बत भरा मेकआउट सेशन खत्म हो चुका था। माया के शरीर में तो मानो अब कोई जान ही नहीं बची थी। वो अभय के सीने पर ढेर हो चुकी थी और अब उसमें मानो चलने की भी क्षमता नहीं बची थी, क्योंकि अभय ने उसका वो हाल किया था कि उसके पैरों की हर शक्ति खत्म हो गई। माया इस वक्त अभय की सीने पर ढेर थी। दोनों के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था और दोनों का ही बदन पसीने से भीग चुका था। माया का चेहरा अभय के कंधे पर टिका हुआ था और उसकी आंखें बंद थी, यानी वो एक गहरी नींद में जा चुकी थी। पर अभय की आंखें खुली हुई थी और वो कुछ सोचते हुए माया की पीठ पर अपना हाथ सहलाए जा रहा था कि तभी अचानक से बेड के किनारे टेबल पर रखा अभय का फोन वाइब्रेट हुआ, जिसकी आवाज सुन अभय ने तुरंत वो फोन रिसीव किया ताकि माया उसकी आवाज से जग ना जाए। इतनी रात में कॉल करने की कोई वजह? अभय ने धीरे सवाल किया। वजह बेहद खास है, तुरंत मुझसे मिलो आकर, कहकर फोन पे मौजूद शख्स ने फोन रख दिया। तो इधर अभय के चेहरे के भाव संगीन हो गए। उसने एक नजर माया को देखा और फिर उसका माथा चूमकर वो हौले से उससे अलग हो गया। अंडरस्को 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 कुछ देर बाद अभय की कार एक घाट के किनारे आकर रुकी। वो गाड़ी से बाहर निकला और उसकी आंखें किसी की तलाश करने लगी कि तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज आई, यहाँ हूँ मैं। ये सुन अभय मुड़ा तो उसने देखा कि वहां और कोई नहीं बल्कि अरमान खड़ा है। अरमान ने ही उसे इतनी रात गए यहाँ बुलाया था, और इसकी वजह क्या थी इसका अंदाजा तो सिर्फ और सिर्फ अरमान को ही था। अभय अरमान के पास गया और उसने कहा, क्या हुआ? इतनी रात को यहाँ बुलाने का क्या मकसद है? मुझे जाना होगा, अरमान ने छूटते ही कहा। क्या? अभय हैरान हुआ। हाँ, पर अचानक से, पहले तुमने आयशा को भेज दिया, चलो उसकी वजह है समझ में आती है, लेकिन तुम क्यों जाना चाहते हो? तुम जानते हो ना कि अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। अभय की आवाज तेज हो गई। मेरा नहीं, हमारा काम, अरमान ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? अभय ने सवाल किया। मतलब साफ है,
कि जिस काम को मैं अब तक तुम्हारे लिए करता आया था वो काम अब मेरी जिंदगी से जुड़ चुका है। अरमान के इन शब्दों का अर्थ अभय की समझ से परे था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? ये सुन अरमान के होठों के किनारे मुड़ गए और उसने कहा, अब बस ये समझ लो कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा ठाकुर। और मैं जो चाहता हूँ मुझे वो मिल जाएगा। मुझे घुमा फिराकर बातें सुनना पसंद नहीं अरमान मलिक। जो कहना है साफ कहो। अभय की आवाज इस दफा सख्त हो गई। तो इस पर अरमान ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने दोनों हाथ पेट की जेब में डालते हुए कहा, घुमा फिराकर बातें करने का अरमान मलिक को शौक भी नहीं। लेकिन इस बार मैं तुम्हें कुछ भी साफ साफ नहीं बता सकता, पर हाँ कुछ ऐसा करके दिखा सकता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी की सारी दिक्कत एक झटके में। ये कहते ही अरमान ने अभय की आंखों के सामने एक चुटकी बजाई, गायब हो जाएं। ऐसा क्या करने वाले हो तुम? जस्ट वेट एंड वॉच। अंडरस्को। अगली सुबह बैंगलोर। अंगड़ाई लेते हुए आयशा बिस्तर से उठकर बैठी। हालांकि उसका शरीर ढीला पड़ चुका था और चेहरे पर किसी भी तरह की रौनक नहीं थी। आयशा की आंखें खुल चुकी थी और वो मुंह लटकाए बिस्तर पर कुछ पलों तक चुपचाप बैठी रही कि तभी उसके दिमाग में कल रात शरद से हुई वो बातें गूंजने लगी। फ्लैशबैक। बनारस में क्या हुआ था आयशा? शरद के अचानक से किए गए इस सवाल पर आयशा की सांसें थम गईं। हालांकि अरमान ने पहले ही उन्हें हैंडल कर लिया था, और इसके बावजूद वो आयशा से ये सवाल क्यों कर रहे थे? मतलब? आयशा ने हैरानी के साथ कहा। मेरा मतलब तुम समझ रही हो आयशा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुम और अरमान कितने दिनों से इस घर से गायब थे और अरमान मुझे कुछ ना कुछ बहाना कहकर टाल रहा था, लेकिन मैं सच तुमसे सुनना चाहता हूँ कि आखिर बनारस में ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हें इतना वक्त लग गया आने में? और अरमान, वो क्यों था तुम्हारे साथ वहाँ? शरद के इन सवालों में आयशा बुरी तरह घिर गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शरद के सवाल का जवाब दे तो दे क्या। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वहाँ जो आपको परेशान होना पड़े। वो बस मेरे साथ अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, इसलिए ये सब हुआ। आप प्लीज टेंशन लेना बंद कीजिए। आयशा जैसे तैसे बहाना बनाकर यह बात टाल दी। क्या तुम सच कह रही हो? शरद को अब भी यकीन ना हुआ। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। आयशा ने अपनी गर्दन रजामंदी में हिलाई। तो अब शरद ने गहरी सांस ली और कहा, ओके देन। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा लगता हो कि ये बात तुम्हें मुझसे शेयर करनी चाहिए तो एक पल के लिए भी मत सोचना और मुझे तुरंत बताना, ठीक है? शरद ने उसे आश्वासन दिया तो इस पर आयशा ने अपनी गर्दन हिला दी। जिसके बाद शरद ने कहा, अब तुम जाकर रेडी हो जाओ। कॉलेज जाना है तुम्हें? जी, आयशा ने कहा और शरद उस कमरे से चले गए। प्रेजेंट टाइम। आयशा बिस्तर पर अपना सिर पकड़े बैठी थी। उसने बेहद उम्मीद से एक नज़र अपने फोन पर डाली कि शायद गलती से ही सही पर अरमान ने एक बार उसे कॉल कर दिया हो, लेकिन नहीं। उसकी यह उम्मीद भी टूटकर चकनाचूर हो गई और इस बार गुस्से में आयशा ने खुद पलटकर उसे फोन कर दिया। हालांकि नाराज तो वो खुद थी और अरमान को उसे मनाना चाहिए था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और आयशा ने उसे मनाने के लिए या उससे बात करने के लिए फोन नहीं किया था, बल्कि उस पर अपना गुस्सा उतारने के लिए फोन किया था, क्योंकि वो तंग आ चुकी थी अरमान के इस बर्ताव से। बेल जाती रही लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। आयशा ने दोबारा कॉल किया लेकिन तब भी पलटकर कोई जवाब ना मिला। तो इस बार आयशा को इतना ज्यादा तैश आया कि उसने बेहद क्रोध में वो फोन उठाकर दीवार पर फेंकना चाहा, लेकिन उसके हाथ बीच में ही रुक गए और दीवार पर फेंकने की बजाय उसने उस फोन को बिस्तर पर पटक दिया। देखती हूँ आप कैसे आते हैं मेरे करीब। जान दे दूंगी, पर आपको खुद के नजदीक नहीं आने दूंगी मिस्टर अरमान मलिक। सिर्फ आप में ही नहीं है, बल्कि मुझ में भी जिद है। और शायद आप भूल रहे हैं, अब पत्नी हूँ मैं आपकी। आयशा अरमान मलिक, और अकड़ मुझ में भी खूब है। ये कहते ही आयशा का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। पहली बार उसे इतने गुस्से में देखा गया था। शायद ये अरमान के साथ का असर था। कुछ समय बाद आयशा अब कॉलेज जाने के लिए रेडी थी। उसने इस समय सफेद रंग की लॉन्ग स्कर्ट के ऊपर रेड टॉप डाली हुई थी और गले में एक छोटा सा स्कार्फ। मंगलसूत्र को उसने एक ब्रेसलेट की तरह अपने हाथ में बांध लिया था जिससे किसी को शक ना हो, और उसकी मांग में भरा हल्का सा सिंदूर बालों के बीच छिप चुका था। अपने बैग में कुछ जरूरी सामान डालते हुए वो नीचे चली आए और सीधे बाहर आकर कार में बैठ गई। ड्राइवर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। चलिए, आयशा ने ड्राइवर कहा, जिसे सुन ड्राइवर ने अपनी कार आगे बढ़ा दी। आयशा चुपचाप कार में बैठी फोन पर कुछ काम कर रही थी। तो वही गाड़ी चला रहे ड्राइवर की नजर बार बार आगे लगे रियर व्यू मिरर से आयशा के चेहरे पर जा रही थी। उस ड्राइवर ने एक काले रंग का मास्क पहन रखा था और मलिक मेंशन में काम कर सभी वर्कर्स के लिए ये मैंडेटरी था कि वो अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर रखें, हाइजीन के लिए।
आयशा की नजरें फोन में गड़ी हुई थी कि तभी अचानक से उसने महसूस किया कि ये कार तो किसी और ही रास्ते जा रही है और ये महसूस करते ही उसकी आंखें सिमट गईं। ये किस रास्ते से जा रहे हैं आप? हमें तो उधर से जाना था ना? आयशा ने सवाल किया, पर हैरानी की बात ये थी कि ड्राइवर ने इसका कोई जवाब ना दिया। आप सुन भी रहे हैं मेरी बात? आयशा चिल्लाई, मगर फिर से कोई जवाब न आया और इस बार आयशा घबरा उठी। और घबराहट के मारे वो जैसे ही किसी को कॉल करने लगी, उसी पल अचानक से वो कार उस सुनसान जगह पर रुकी और उस कार से वो ड्राइवर फुर्ती में उतरते हुए पीछे की ओर आया। और उसने आयशा की तरफ का दरवाजा खोलते हुए एक झटके में उसे निकालकर बाहर खड़ा कर दिया। आयशा उसकी इस हरकत पर सन्न रह गई। तो वहीं उस शख्स ने जैसे ही अपने चेहरे से मास्क हटाया, उसका चेहरा देख आयशा के होश फाख्ता हो गए। कंटिन्यू। क्या लगता है, क्या ट्विस्ट आने वाला है? पर धमाका तो होने वाला हा। हेलो गाइस, कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके 3000 रुपीज सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए जल्दी से प्लीज। थैंक यू फॉर लिसनिंग हेडफोन दिल।